नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बोकारो से चली ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंच गई है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। एक टैंकर में 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन है। इससे लखनऊ के कोरोना मरीजों को बड़ी राहत होगी। ये लिक्विड ऑक्सीजन बाकायदा उस पर लिखा हुआ है टैंकर्स पर, आप देख सकते हैं। ये बोकारो से आई है ऑक्सीजन की खेप, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची है। आपसे थोड़ी देर पहले, सबसे पहले न्यूज 18 आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। राजधानी लखनऊ में यहां पर ये ऑक्सीजन की बड़ी खेप इस वक्त पहुंच चुकी है। सबसे पहले न्यूज 18 पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। लखनऊ में सांस के संकट से अब यहां पर राहत मिलेगी। ऑक्सीजन के टैंकर यहां पर पहुंचे हैं ट्रेन के जरिए। ये इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बोकारो से ऑक्सीजन की एक खेप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंची है। अब से थोड़ी देर पहले यह खेप राजधानी लखनऊ के स्टेशन पर पहुंची है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई है और बातचीत करने के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस वहां पर पहुंची है, अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा? किस तरीके से बाकी जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी? निश्चित रूप से बात करें, ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब लखनऊ पहुंच चुकी है और स्वयं इसको यहां पर जो है रिसीव करने के लिए लखनऊ के मंडलायुक्त, लखनऊ के डीएम और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी यहां पे मौजूद थे। ऑक्सीजन की कमी जो राजधानी लखनऊ में थी उसको दूर करने के लिए 2 टैंकर बोकारो से रिफिल होकर के यहाँ पर आए हैं। और उसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी थी राजधानी लखनऊ में, उसको दूर करने के लिए जो अब ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कोविड कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए 3 डिप्टी एसपी तैनात किए गए। ऐसे में जो ऑक्सीजन की बड़ी कमी राजधानी लखनऊ में थी और हॉस्पिटल्स को उसमें सप्लाई मुहैया कराने के बाद जो मरीजों को बराबर ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही थी, उसको दूर करने के लिए योगी सरकार का ये बड़ा इनिशिएटिव है और इसको लेकर के अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में जिनकी कमी हो रही थी, साथ ही साथ जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उस जगह को बड़ी मात्रा में जहां पर ऑक्सीजन कमी थी उसको दूर करने के लिए योगी सरकार ने ये बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 टैंकर मंगाए। निश्चित रूप से इससे राजधानी लखनऊ वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और जो ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी लखनऊ में जो लोग परेशान हो रहे थे उसको बहुत जल्दी यहाँ पर दूर कर लिया जाएगा। अनुपम। प्रशांत, अब से थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अवनीश अवस्थी और तमाम अफसर वहां पर रहे। अब आगे की रणनीति क्या है? इन टैंकर्स को कैसे तमाम अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी? उसके लिए क्या कोई टीम बनाई गई है? किस रणनीति पर काम होगा? देखिए, इस पे पूरी तरीके से बात किया जाए तो पूरी एक रणनीति और एक खाका तैयार किया गया है। जो ये टैंकर्स हैं, इन टैंकर्स को ऑक्सीजन को जो हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बाकायदा इसकी टीम गठित की गई है। इस टीम का ये काम होगा कि जो भी ऑक्सीजन की कमी जिस भी हॉस्पिटल में हो रही है वहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाना और साथ ही साथ इस बात को मॉनिटर करना कि कहीं पर भी इस ऑक्सीजन का मिसयूज ना हो रहा, मतलब इसकी कहीं पर कालाबाजारी ना हो रही हो, लोग इसको जमा ना कर रहे हो, इस बाबत ध्यान देना। और साथ ही साथ जो जरूरी लोग हैं जिनको आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जिसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है या जो रिफिल नहीं करा पा रहे, जो किल्लतें हो रही थी, वो टीम बराबर इस पे मॉनिटर करेगी और इस चीज का बेहद ध्यान रखेगी कि कहीं भी किसी भी सूरत में इसका मिसयूज ना हो। और बराबर अभी एक और खेप जो बोकारो के लिए निकाली गई है और ऑक्सीजन लखनऊ के लिए लाई जा रही है, जिससे राजधानी लखनऊ में जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उस किल्लत को दूर किया जा सके। और टीम बराबर इस बात पे मॉनिटर करेगी कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे जो अन्य जो पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उनको बराबर ऑक्सीजन दिया जाए। जिला प्रशासन का इसमें बेहद अहम रोल होगा। मंडलायुक्त सहित लखनऊ के डीएम इस बाबत ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में इसकी कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो और जो जरूरतमंद है उनको ऑक्सीजन मिल सके। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रशांत हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इससे पहले ये ट्रेन वाराणसी पहुंची है। एक टैंकर को वाराणसी में उतारा गया है। ट्रेन बोकारो से चलकर रात 2 बजे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर ऑक्सीजन का एक टैंकर उतारा गया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बोकारो से ट्रेन आई, ऑक्सीजन की बड़ी खेप लेकर के आई है। ये राहत की ऑक्सीजन यहां पर आई है, जिसको अब अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। ये एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पे आ चुका है और अब इसको जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में रामनगर में जो हमारा लिक्विड गैस
से सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का प्लांट है, वहाँ पे इसको पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से कि उसको रिफिलिंग कर करके विभिन्न हॉस्पिटलों में इसकी सप्लाई की जाएगी। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम ऑफिस में कोविड कंट्रोल रूम बना दिया गया है। पंचम तल पर मौजूद कमांड सेंटर में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 3 डिप्टी एसपी तैनात रहेंगे जो ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग करेंगे। 3 शिफ्ट में 24 घंटे ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने ऑक्सी ट्रैकर वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए ऑक्सीजन सप्लाई पर 24/7 पर नजर रखी जाएगी। 24 घंटे इस पर नजर रखी जाएगी। सीएम ऑफिस में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन लगा है। वीकेंड लॉकडाउन में कैसे हालात, कितना हो रहा है वीकेंड लॉकडाउन का पालन, जानते हैं अपने संवाददाताओं से कि आखिर सोमवार सुबह तक लॉकडाउन है, कितना पालन किया जा रहा है। आरिफ के पास रुख करेंगे। आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, आगरा में वीकेंड लॉकडाउन का किस तरीके से पालन कराया जा रहा है, कितनी सख्ती आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए अनुपम, आगरा में कोरोना के हालात रोजाना बद से बदतर हो रहे हैं। आजकल ये हालात है कि 500 से 600 पेशेंट एवरी डे मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चिंता का सब्जेक्ट है कि लगातार इतनी बड़ी संख्या में अगर कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं तो आगरा के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति होती जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने फैसला लिया है कि वीकेंड जो कर्फ्यू लगाया जाएगा, उसकी कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये आगरा का सबसे बड़ा चौराहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 1 या 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये वो लोग भी हो सकते हैं जो हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है वो बहुत कम बाहर निकल रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो लोग डरे हुए हैं कोरोना को लेकर, जिस हिसाब से हालात हैं, लोग जिस हिसाब से परेशान हैं, उसको देखते हुए लोग घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं अनुपम। और हालात ये है कि पूरे शहर में सन्नाटा है और ये सन्नाटा बहुत ज़रूरी है। अगर ये सन्नाटा नहीं होगा तो कोरोना के पेशेंट बढ़ते जाएंगे और उस चेन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा अनुपम जी। बिल्कुल आरिफ, हम आएंगे आपके पास। अश्वनी हमारे साथ झांसी से हैं। अश्वनी, बताइए झांसी की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना सख्ती से वीकेंड लॉकडाउन का पालन वहां पर हो रहा है? अब बिल्कुल शुक्रवार रात 8 बजे से लॉकडाउन का ऐलान हुआ। इसके बाद से लगभग तकरीबन 8 बजे के आसपास शुक्रवार को ही पूरी दुकानें जो थी शहर की सभी बंद हो गई थी। साथ ही साथ जो सड़कों पर सन्नाटा था वो 8 बजे रात शुक्रवार से ही शुरू हो गया था। आज सुबह इस समय हम सबसे जो व्यस्त मार्केट है मानिक चौक झांसी की, वहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरी तरह से जो लॉकडाउन का पालन यहाँ देखा जा रहा है। पूरी दुकानें बंद हैं, इक्का दुक्का आदमी, जरूरतमंद आदमी निकल रहे हैं घर के बाहर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सन्नाटा पसरा है पूरे जिले में, पूरे शहर में, वो बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि कोरोना की जो संक्रमित जो चैन है उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से झांसी छोटे जिले में जो कोरोना के जो मामले बढ़कर सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है उसको भयावह बताया जा रहा है। ऐसे में 2 दिन का जो लॉकडाउन है वो झांसी के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है, वरदान साबित होने वाला है। और लोग भी यहाँ बढ़ चढ़कर प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था कर ली गई है लॉकडाउन को पालन करवाने के लिए। पूरी जगह पे जो पुलिस तैनात है, प्रशासनिक अफसर पल पल की जो नजरें बनाए हुए हैं। ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी, आप नजर बना के रखिए। आरिफ, आप भी नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। टीम 11 के साथ सीएम योगी की आज बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी। कोरोना कंट्रोल पर समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 के साथ यहां पर मुख्यमंत्री की बैठक है। प्रयागराज के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एसआरएन अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना पीड़ित अपने पिता से मिलने पहुंचे एक शख्स को उनका डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, वो भी 4 दिन पहले का। हैरान करने वाली बात यह है कि मरीज की 4 दिन पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन मरने के बाद भी 4 दिनों तक उनके परिजन अस्पताल में खाना, जूस और फल पहुंचाते रहे। इस मामले में अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और कुछ भी बोलने से बच रहा है। परिजनों के मुताबिक 13 अप्रैल को मरीज को बेड नंबर 37 पर भर्ती किया गया था। 16 अप्रैल को उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। जब 21 अप्रैल को अगली बार परिजन मिलने पहुंचे तो उन्हें अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। परिजनों को कहा गया है कि 17 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। फोन नंबर नहीं होने के चलते अस्पताल प्रशासन ने लावारिस समझकर लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल बच्चीलाल के पिता मोतीलाल की मौत के बाद उनकी बेड पर जिस दूसरे शख्स को एडमिट किया गया था उसका नाम भी मोतीलाल ही था।
एक ही नाम होने की वजह से वार्ड बॉय और नीचे के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं हो सकी थी। अपने पिताजी को 13 तारीख को कोविड वार्ड में भर्ती किया था। 13, 14, 15 में लगातार जाता रहा। 16 तारीख को हमारे पिताजी नहीं दिखाई पड़े। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। सेकंड 2-3 लॉकडाउन था, इसलिए मैं नहीं जाता। फिर 19, 20, 21 को मैं कपड़ा जूस सब पहुंचाता रहा। 21 तारीख को जब उनसे बहुत पूछताछ किया तब उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। तब जो है मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। मुझे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि आपके पिताजी 17 तारीख को डेथ हो गई है और उनका जो है पता वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे मेरे पिताजी की लाश तक नहीं मिली है, जिसके कारण मैं आज तक भटक रहा हूं। और बातचीत करने के लिए इस खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ये बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है कि सवाल यह है कि खाना, जूस, तमाम चीजें 4-5 दिन तक वो पहुंचाता रहा और उसको बताया ही नहीं कि उसके परिजन, उसके परिवार का वो व्यक्ति जो कोरोना से पेशेंट था वो मर चुका है। जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही है कोविड अस्पताल की। इस कारण को लेवल 3 का अस्पताल बनाया गया है। कई गंभीर मरीज यहाँ पर भर्ती हैं, लेकिन स्टाफ और डॉक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों की इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है ये कि एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो जाती है और उसके परिजनों को जानकारी नहीं दी जाती है और लावारिस के तौर पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन बच्ची लाल, जिसके पिता मोतीलाल भर्ती थे, उनके लिए वो जूस, पानी और दवा लेकर आता रहता है और उसको ले जाते रहते हैं लोग। और यही नहीं, उसको ले जाने के लिए भी जो कर्मचारी हैं अस्पताल के, वो कुछ पैसे ऐंठते रहते हैं। और इस बात की जानकारी उसको 17 तारीख की उसको मौत हो गई थी। 21 को जब जानकारी हुई कि उसके पिता अब नहीं रहे, जब उसने जानकारी चाहिए तब भी अस्पताल के कर्मचारी टाल मटोल करते रहे और उसको काफी परेशान करते रहे। लेकिन आखिरकार बाद में जब उसको ये पता लगा कि उसके पिता की मौत हो गई है तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें डेथ सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया। अब बच्ची लाल को इस बात का मलाल है कि अंतिम क्षणों में वो अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके और उसको देख भी नहीं सके। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की है और कार्रवाई की भी मांग की है, लेकिन अब ये देखना है कि संवेदन हो चुका ये अस्पताल प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवक सामने आए हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर महानगर ने सुभाष चंद्र बोस नगर स्थित बाबूराव देवरस छात्र निलय में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इसमें कोविड पेशेंट खुद को आइसोलेट कर सकेंगे। यहां पर अन्य सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी जो मुफ्त रहेंगी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। फिरोजाबाद से आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटे हैं। लोगों से ज्यादा वोट पाने के लिए कुछ प्रत्याशी शराब का वितरण कर रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद के मटसेना में क्षेत्र पंचायत सदस्य अरुण सिंह लोगों को शराब नहीं मास्क बांट रहे हैं। युवा प्रत्याशी वोट मांगने के साथ साथ लोगों को मास्क वितरण कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी का कहना है कि वोट से ज्यादा लोगों की जिंदगी जरूरी है, क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो वोट कहां से मिलेगा। चुनाव के साथ साथ सभी लोग वोट भी मांग रहे हैं, साथ में सभी को मास्क वितरण कर रहे हैं और सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि सभी लोग वोट भी दें और मास्क का भी जागरूक कर रहे हैं। और सभी से यही निवेदन करते हैं कि सभी लोग इस कोरोना महामारी के तहत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। एक और कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन मिर्जापुर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की बजाय चुनाव की ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई है। इनमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और महिला स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। हालांकि इन स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने में अस्पताल में मरीजों को देखने और कोविड जांच और टीकाकरण जैसे सेहत से जुड़े जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।